Kirchhoff laws. I hope everyone might have been remember this one. एक इसको बोलते हैं KVL and KCL. दो लॉस इसमें पढ़ेंगे अपन बेटा. One is Kirchhoff voltage law, another one is Kirchhoff current law. Kirchhoff voltage law को हम लोग लूप लॉ भी बोलते हैं बेटा, और इसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन रूल भी बोलते हैं बेसिकली, isn't it? दोनों बोल सकते हैं बेसिकली. बेटा ये जो क्वेश्चन आपने भेजा है ये मॉडर्न फिजिक्स का है बेटा. सो फिर नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने के लिए आई इज इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला भी बताया था, ये इलेक्ट्रो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आता है बेसिकली. सो प्लीज ट्राई टू डू दैट वन. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम एन एक्सीलरेटर पर पल्स, यानी टाइम निकालने का है, n/t का वैल्यू. चलो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL एंड एज वेल एज योर KCL. फर्स्ट वन अगर मैं KCL के बारे में बात करूं, किरचॉफ करंट लॉ. Sum of your incoming current must be equal to sum of your outgoing current. Yani I can say that here summation of your total current in a given junction must be equal to your 0. Summation of your n currents must be equal to 0, and it is based on law of conservation of your charges. Based on law of conservation of charges. Law of conservation of your charges. तो मान के चलो ऐसा कुछ कंडीशन है, ये जंक्शन है और यहाँ पर एक रेसिस्टर है, फिर इस तरह से. तो यहाँ से मान के चलो सम करंट I1 आ रहा है, और इसमें से करंट मान के चलो सम I2 है, and here this one is right now for me current I3, isn't it? So all the incoming currents I can take it as of your positive, that is I1 plus of your I2 minus of your I3 must be equal to 0. यानी I1 plus of your I2 must be equal to your I3. Okay? Towards the junction positive ले लीजिए, outward the junction you take it as negative. ठीक है ना? चलिए. Next one is KVL. Also known as voltage law or also known as of your loop law. It is based upon law of conservation of your charges. इसमें क्या होता है? Sum of your potentials of your n charges or n circuits will be equal to your 0. Sum of your n potentials will be equal to your 0. Clear? And it is based on law of conservation of energy. Law of conservation of your energy. ठीक है. चलो अब देखिए रफली मैं आपको समझा दे रहा हूँ सन कन्वेंशन कैसे लेना. यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है और यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है, ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल है मान के चलिए. एंड यहाँ पर कहीं पर एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है, फिर यहाँ पर एक रेसिस्टेंस और इसके साथ ये कनेक्टेड है. ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है. इसका रेसिस्टेंस यहाँ पर R1 है, इसका रेसिस्टेंस यहाँ पर R2 है, इसका रेसिस्टेंस यहाँ पर R3 है. तो ये पॉजिटिव हो गया. क्लियर है फॉर एवरीवन? और ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा. सो फ्लो ऑफ करंट अगर मैं इसके अंदर ले रहा हूँ बेसिकली, सो दिस विल बी दिस वन. ठीक है ना? डायरेक्शन क्लियर है? इसका EMF मान के चलो E1 है और इसका EMF मान के चलो E2 है. साइन कन्वेंशन लिखाने के देखो, इफ आई एम गिविंग द लूप्स राइट नाउ, मान के चलो इसका लूप दे रखा है A, this one is of your B, this one is C and this one is D. So I can say that in loop A, B, C, D and A, I into your R1 plus I into your R2, same direction में जा रहा है ना, A to B. So if I'm going in the same direction, I'm taking that one as positive, plus into your I1 plus of your I into R2 माइनस जो फर्स्ट आ रहा है मैं उसी को ले रहा हूँ, माइनस ऑफ योर E1 प्लस ऑफ योर I3 into your I2. तो करंट विल बी द सेम है यहाँ पर, तो दैट विल बी इक्वल टू योर I into your R3 पार्ट ऑफ इक्वेशन, I into your R3 और पहले नेगेटिव टर्मिनल है, सो माइनस ऑफ E2 मस्ट बी इक्वल टू 0. ये आप लोग ऐसा भी ले सकते हैं, R
सेम डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं तो नेगेटिव, माइनस ऑफ योर आई इंटू योर R1 माइनस ऑफ योर आई इंटू योर R2, जहां पर एंड हो रहे हैं वो पर साइन कन्वेंशन ले रहा हूँ, प्लस ऑफ योर E1, तो सेम डायरेक्शन में जा रहा हूँ, माइनस ऑफ योर आई इंटू योर R3 प्लस ऑफ योर E2 मस्ट बी इक्वल टू 0। ऐसा भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट सर्किट एनालिसिस। ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बेसिक क्वेश्चन ही पूछता है इसके अंदर, तो ट्राई टू डू इट आउट। सर्किट एनालिसिस, फर्स्ट वन इज पोटेंशियल डिफरेंस का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो मान के चलो यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है इस तरह से, और यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है इस तरह से, and this one is connected to the terminal, this is positive and this one is negative। ठीक है ना, ये हो गया इसका पोटेंशियल V, और यहाँ पर हो गया पोटेंशियल V1, यहाँ पर हो गया पोटेंशियल V2, इसका रेसिस्टेंस हो गया R1, इसका रेसिस्टेंस हो गया R2। ठीक है ना, इसमें से करंट जा रहा है मान के चलिए I, isn't it? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल बी नेगेटिव। ठीक है ना, तो यहाँ पर करंट सेम है बेटा, यहाँ पर जितना करंट जा रहा है यहाँ पर भी उतना ही करंट जा रहा है, सो I इज सेम। So I can say that potential is directly proportional to R from Ohm's law। तो V1 निकालना है, तो देखो यहाँ पर V1 is equals to, लिखने का तरीका, टोटल पोटेंशियल उसके साथ का रेसिस्टेंस R1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द टोटल रेसिस्टेंस दैट इज R1 प्लस R2। V1 निकालने का तरीका टोटल पोटेंशियल इनटू, जहां पर पोटेंशियल निकाल रहा है उसका रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस। उसी तरह से V2 इज इक्वल्स टू टोटल पोटेंशियल इनटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस ऑफ योर R2, ये हो गया इसका V2 की वैल्यू। ठीक है ना, क्लियर है? चलिए सेकेंड वन इज करंट डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट योर करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो जब कैसे लेंगे करंट डिस्ट्रीब्यूशन? पहले वाले में तो करंट सेम था, पोटेंशियल डिफरेंट था, अब वाले में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बेसिकली। यानी मान के चलो अपने पास ऐसा कुछ रेसिस्टेंस है यहाँ पर एक, और यहाँ पर एक ऐसा कुछ रेसिस्टेंस है, एंड दिस वन इज बीइंग कनेक्टेड टू दिस वन, और यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। इसका रेसिस्टेंस है मान के चलो R1, इसका रेसिस्टेंस है मान के चलो R2, इसमें से करंट आ रहा I, और यहाँ पर जा रहा करंट I1, और इसमें जा रहा करंट ऑफ योर I2। देयर इज अ डिवीजन ऑफ ए करंट, लेकिन इसमें क्या सेम रहेगा बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पोटेंशियल इज सेम, पोटेंशियल V इज सेम, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया तो पोटेंशियल सेम हो गया, यानी करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, यानी अगर मुझे I1 निकालना है तो R2 वैल्यू लेना है, बस समझ में आई? टोटल करंट से R2 को मल्टीप्लाई करो डिवाइडेड बाय R1 प्लस ऑफ योर R2, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू योर I1। उसी तरह से I2 की वैल्यू विल बी इक्वल टू I इंटू योर, I2 के लिए ऑपोजिट रेसिस्टेंस ले लेना है R1 डिवाइडेड बाय योर R1 प्लस ऑफ योर R2। ऐसा वाला आ गया तो डायरेक्टली अपन I1 और I2 इस फॉर्मूले से निकाल के कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए द नेक्स्ट स्टेप इज पॉइंट नंबर 3, पॉइंट पोटेंशियल मेथड। पॉइंट पोटेंशियल मेथड, पॉइंट पोटेंशियल मेथड। मान के चलो यहाँ पर अपने पास एक रेसिस्टेंस है नेगेटिव, और यहाँ पर एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एंड हियर देयर इज अगेन ए बैटरी ऑफ EMF पॉजिटिव एंड एज वेल एज ऑफ योर नेगेटिव। ठीक है ना, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर अपन एक रेसिस्टेंस ले रहे हैं, एंड देयर इज ए बैटरी पॉजिटिव एंड एज वेल एज ऑफ योर नेगेटिव, और यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है इस तरह से राइट ना, और यहाँ पर जाके कहीं मिल रहा है इसको इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर भी एक रेसिस्टेंस है इसको इस तरह से, और यहाँ पर जाके इसको कहीं पर यहाँ पर मिल रहा है।
तो ये हो गया मेरे पास 4 ohms, ये हो गया मेरे पास 2 ohms और ये हो गया मेरे पास 2 ohms। ठीक है ना, इज इट क्लियर? और इसकी बैटरी की पोटेंशियल है 10 वोल्ट, इस बैटरी की पोटेंशियल है 4 वोल्ट और इस बैटरी की पोटेंशियल है 2 वोल्ट। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट कर लो इसमें से, isn't it? Like say for example, there is some flow of your current, some current basically. So this is your junction. Point potential में what you do is you take some potential beta right now. I'm taking this potential. Now from this potential I'm giving a name X. तो यहाँ से कुछ करंट जा रहा है, यहाँ से कुछ करंट जा रहा है, यहाँ से कुछ करंट जा रहा है। तो यहाँ से करंट जा रहा है मान के चलो I1 और यहाँ से करंट जा रहा है मान के चलो I2 और यहाँ से करंट गया मान के चलो I3। यानी इसके अंदर हो गया करंट I3 और यहाँ पर इसमें जा रहा है करंट मेरे पास I1 और इसमें यहाँ पर करंट जा रहा है I2। अब इसको पोटेंशियल जब ले रहे हैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर से यहाँ पर x पोटेंशियल है और यहाँ पर 2 वोल्ट है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x माइनस ऑफ 2। ठीक है ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा इस पोटेंशियल पे x माइनस ऑफ 4, क्योंकि यहाँ पर x है और यहाँ पर 4 वोल्ट है, तो x माइनस 4। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसको आप 0 पोटेंशियल दे दो बेसिकली। ठीक है ना, तो पॉइंट पोटेंशियल के मेथड से हिसाब से अगर हम लोग लिख रहे हैं तो टोटल करंट तो बाहर जा रहा है, तो I1 प्लस ऑफ योर I2 प्लस ऑफ योर I3 विल बी इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ ना बेटा। तो अब I1 की वैल्यू लिखो, I1 की वैल्यू यानी यहाँ से यहाँ तक I1 की वैल्यू। तो I1 की वैल्यू में अगर मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ से यहाँ तक 0 x से लेके यहाँ से फिर यहाँ तक 4 ओम रेजिस्टेंस से, तो यहाँ पर हो गया x माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस इज नथिंग बट 4 प्लस x2। x2 की वैल्यू है यहाँ पर देखो बेटा कितना है पोटेंशियल यहाँ पर x माइनस यहाँ पर बैटरी तक कितना आ गया 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम्स प्लस I3 के देखिए बेटा x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई करने के साथ ही इसको सिंप्लीफाई कर लो, विल ट्राई टू गेट द वैल्यू ऑफ योर x। ठीक है ना, अगर इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं विल गेट द वैल्यू ऑफ योर x। अगर मेरे पास x की वैल्यू आ गई तो आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I1। तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, I1 की वैल्यू हो गई x माइनस 2/4, I2 की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 10/2 और I3 की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। I1 की वैल्यू देखो बेटा एक सिंप्लीफाई करो तो कितना आ रहा है, x विल बी गेटिंग एज 6 वोल्ट, यानी I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, I1 की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4। That will be equal to how much for me? 6 minus 2 is how much for me? 4. 4/4 that means 1 ampere. इसमें कितना हो जाएगा 6 minus 10 divided by 2, तो कितना हो जाएगा बेटा minus 4 divided by 2 यानी minus 2। और यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा 6 minus of 4 divided by 2 यानी 2/2 that will be equal to 1 ampere। यानी इसका जो डायरेक्शन लिया हम लोग I2 का ऑपोजिट डायरेक्शन कर लेना, कि हम लोग नीचे लिए ना तो इसका ऊपर डायरेक्शन करना, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है, एक मेथड से अपन कर सकते हैं बेटा। क्लियर है, ठीक है। यहाँ से देखो बेटा यहाँ से यहाँ तक जब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है तो करंट नहीं लिख सकते अपन, उसीलिए यहाँ से यहाँ तक ही करंट का वैल्यू है विद रेजिस्टेंस। तो ये लिख रहा हूं मैं I1 की वैल्यू x माइनस 2 डिवाइड x माइनस 2 और ये हो गया 0 वोल्ट तक। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट वन इज combination of resistors, combination of resistors, combination of resistors। पहला वाला सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट विल बी सेम, पोटेंशियल विल बी डिफरेंट, ये तो आप लोग को मालूम रहे सो कहानी से। मान के चलो ऐसा कुछ दो रेसिस्टर्स है मेरे पास, ठीक है, एक टर्मिनल है एक टर्मिनल है, यहाँ पर रेसिस्टेंस है R1 और यहाँ पर रेसिस्टेंस है R2। तो रेसिस्टेंस अक्रॉस योर पॉइंट A एंड पॉइंट B, रेसिस्टेंस अक्रॉस योर A एंड B विल बी इक्वल टू योर R1 प्लस ऑफ योर R2। क्लियर है, चलो सेकंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। In parallel combination, potential will be same, current will be your different, करंट विल बी डिफरेंट। तो मान के चलो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन आ जाएगा, नंबर 1 रेसिस्टेंस ले रहा हूं, ठीक है, तो ये हो गया R1 और ये हो गया R2।
दिस इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन. 1 by R effective will be equal to 1 by R1 plus 1 by R2. तो इसका अगर मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, R effective is equals to R1 into R2 divided by R1 plus R2. ठीक है ना? नंबर बी, ऐसा कुछ रेजिस्टेंस भी आते हैं बेटा. इसमें देखो, यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस ले लो, फिर यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस, और ये हो गया टर्मिनल ए और ये हो गया टर्मिनल बी. ठीक है ना? ये पॉइंट पे कहीं पर भी बेटा द पोटेंशियल विल ऑलवेज बी बी. यहाँ पर भी बी हो जाएगा, यहाँ पर भी बी हो जाएगा, यहाँ पर भी बी हो जाएगा, यहाँ पर भी बी हो जाएगा. एवरीवेयर इट इज बी एंड बी. ठीक है ना? तो ये एंड बी के बीच में अगर मैं सभी को मिला लूं तो ये हो गया पॉइंट ऑफ योर ए और ये हो गया पॉइंट ऑफ योर बी. देखो इन दोनों के बीच में, क्या इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस है? ठीक है, फिर इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस है, फिर इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस है, फिर इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस है. देखो ये मतलब ये है, तो ये भी पॉइंट यही होगा ना बेटा. ये और बीच में एक रेजिस्टेंस ए एंड बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ए एंड बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है. पूरे कौन से कॉम्बिनेशंस हो गए बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशंस हो गए. ऐसा भी पूछ सकता है कभी कभी रेजिस्टेंस में, या कभी कभी आपको ऐसा हो जाता है बेसिकली एक ट्रायंगुलर शेप दे देके आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछना शुरू करता है. सो एट दैट टाइम हाउ डू यू डू इट? हाउ डू यू सी? ठीक है, तो यहाँ पर एक जंक्शन ले रहा हूँ और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर इन लोग के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है इस तरह से, और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है इस तरह से. ठीक है, this is R, this is R, this is R, this is R, this is also your R and this is also your R. This is your terminals. मान के चलो, this is a point of your A and this is your point of your B. All the resistance are same बेटा. अब ये भी ले लीजिए R, अगर होना चाहिए तो इसको भी R ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम. So this is a combination. ठीक है, ये एंड बीच के बीच में मुझे रेजिस्टेंस चाहिए बेटा. ये एंड बीच के बीच में रेजिस्टेंस चाहिए. मैं इसके एक निकाल देता हूँ यहाँ पर. रेजिस्टेंस अक्रॉस योर ए एंड बी बताइए. रेजिस्टेंस अक्रॉस योर ए एंड बी इज इक्वल्स टू हाउ मच? कैसा ड्रॉ कर सकता हूँ, कोई बता सकता है? कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कोई बता सकता है? ए एंड बी को मैं एज इट इज ले रहा हूँ बेटा. ये पॉइंट ये है और ये और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो इसको मैं बी दे दिया एज इट इज. isn't it? So this is your ये, इसको कुछ नाम दे रहा हूँ x, तो ये भी हो जाएगा मेरे पास x. ये और x के बीच में एक रेजिस्टेंस है बेटा, ये और x के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ये और x के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो बीच में मैं यहाँ पर कहीं पर एक x रेजिस्टेंस दे लेता हूँ. तो दिस विल बी मोर बेटा. मैं ऐसा कोई ड्रॉ कर लेता हूँ. ये और x के बीच में एक रेजिस्टेंस है और x और b के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है बेटा. देखो x और b के बीच में तो x है ना, x और b के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, तो इन दोनों को भी ऐसा कर लिया. ये हो गया R, ये हो गया R. ठीक है, तो ये हो गया और ये भी हो गया. उसके बाद बचा ये x और x. तो x और x के बीच में तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर ये और x के बीच में और एक रेजिस्टेंस है, तो ये हो गया ये और ये हो गया x. तो ये और x के बीच में रेजिस्टेंस हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया रेजिस्टेंस R. फिर x एंड b के बीच में एक रेजिस्टेंस है, x है और b के बीच में एक रेजिस्टेंस, तो ये भी हो गया रेजिस्टेंस R. फिर ये एंड b के बीच में एक रेजिस्टेंस है डायरेक्टली, ऐसा कुछ, ये हो गया रेजिस्टेंस R. अब ये देखो जरा ध्यान से, दिस R एंड दिस R आर पैरेलल, दिस R एंड दिस R आर पैरेलल. ठीक है ना? तो ये बन जाएगा मेरे पास R/2 और ये बन जाएगा मेरे पास R/2. तो इसको मैं रीड्रॉ कर सकता हूँ ऐसा कुछ.
यहाँ पर मैं इसको रीड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए। तो ये हो गया मेरे पास एक इफेक्टिव रेसिस्टेंस R/2, ये हो गया टर्मिनल X, और यहाँ पर भी हो गया टर्मिनल B, और ये हो गया मेरे पास R/2, और ये हो गया टर्मिनल A। इन दोनों के बीच में एक रेसिस्टेंस है, दैट विल बी इक्वल टू योर R। देयर इज नो डिवीजन बिटवीन देम बेटा। R/2 एंड R/2 आर इन विच कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये कुछ ऐसा कुछ बन जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू योर R, और ये हो गया मेरे पास R। This is the terminal A and this is your terminal B. So resistance across your A and B will be equal to how much for me? R/2. आई बात समझ में? Is it clear? Clear है सभी को? Very good. Clear है सभी को? चलो। Next one और important concept है बेटा, that is about your Wheatstone bridge. Wheatstone bridge, और हम लोग बैलेंस्ड Wheatstone bridge के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। याद होगा आप लोग को, यहाँ पर एक टर्मिनल होता है, यहाँ पर एक टर्मिनल, यहाँ पर एक, और यहाँ पर एक, इन दोनों के बीच में एक रेसिस्टेंस ऐसा कुछ, फिर इन दोनों के बीच में एक रेसिस्टेंस ऐसा कुछ, फिर इन दोनों के बीच में एक रेसिस्टेंस ऐसा कुछ, फिर इन दोनों के बीच में एक रेसिस्टेंस ऐसा कुछ, फिर इन दोनों के बीच में एक रेसिस्टेंस ऐसा कुछ, ठीक है ना। यानी यहाँ पर हो गया इसका टर्मिनल ए, और ये हो गया इसका टर्मिनल बी, ठीक है। इसका रेसिस्टेंस है मान के चलो R1, इसका रेसिस्टेंस है R2, इसका रेसिस्टेंस है R3, इसका रेसिस्टेंस है R4, और इसका रेसिस्टेंस है R5। एक ही सीक्वेंस में ले रहा हूँ, ठीक है। कंडीशन देख लीजिए बेटा, if R1 and R3 is equals to your R2 and R4, okay, if R1 into R3, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट इस दोनों का भी सेम है, या R1 by R2 is equals to R4 by R3, R1 by R2 is equals to R4 by your R3 part deflation, then R5 will become ineffective. If R1 is R1 R2 R3 is equals to R2 into R4, then R5 will be ineffective, उसको निकाल सकते हैं बेटा। Rejoin बेटा अगेन, मीटिंग एंड होने वाली है। R5 will be your ineffective. अगर ये इनफेक्टिव हो गया तो जब क्या कर सकते हो, बेसिकली क्या हो जाएगा बेटा, ये रेसिप्रोकल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये टर्मिनल यहाँ पर, ये टर्मिनल यहाँ पर, ये टर्मिनल यहाँ पर, ये टर्मिनल यहाँ पर, तो ये हो गया ऐसा रेसिस्टेंस एज इट इज, फिर ये हो गया ये रेसिस्टेंस एज इट इज, फिर ये हो गया ये रेसिस्टेंस एज इट इज, फिर ये हो गया ये रेसिस्टेंस एज इट इज, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरे पास R1, ये हो गया मेरे पास R2, ये हो गया मेरे पास R3, और ये हो गया मेरे पास R4, यानी R1 by your R2 is equals to your R4 divided by R3. This is the condition for your balanced Wheatstone bridge, ठीक है ना। Is it clear? एक एग्जांपल देता हूँ, देखो जल्दी से करके बताइए आप लोग। मान के चलो मेरे पास एक प्रॉब्लम कुछ है ऐसा, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है, और यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है, फिर यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है, फिर यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है, और इन दोनों के बीच में भी एक रेसिस्टेंस, ओके। सो दिस इज योर टर्मिनल ए एंड दिस इज योर टर्मिनल बी, ठीक है। और इसके वैल्यूज दे रखे हैं, मान के चलो दिस वन इज राइट नाउ फॉर मी योर 8 ohms, this one is 4 ohms, this one is 2 ohms, this one is 4 ohms, and this one is your 5 ohms, ठीक है। दिस इज सम टर्मिनल X, दिस इज टर्मिनल Y, तो ये मान के चलो X है, और ये वाला हो गया मेरे पास Y। इसको क्या मैं ऐसा ड्रॉ कर सकता हूँ क्या, देखो बेटा, ये टर्मिनल ये था, और लास्ट में यहाँ पर एक टर्मिनल ले लीजिए, दिस विल बी इक्वल टू योर B, ठीक है। ये और B के बीच में टर्मिनल से क्या क्या है, X एंड Y, तो मान के चलो यहाँ पर मैंने दे दिया X एंड Y के बीच में भी एक रेसिस्टेंस है, तो यहाँ पर हो गया मेरे पास Y,
देखो x एंड y के बीच में एक रेसिस्टेंस है ये, isn't it? और ये और x के बीच में एक हो गया, ये और y के बीच में एक रेसिस्टेंस ड्रॉ करना है, ये और y के बीच में एक रेसिस्टेंस ड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ पर ऐसा ड्रॉ करता हूँ बेसिकली, एंड इट मीट्स समवेयर एट अ पॉइंट ऑफ y। उसी तरह से b एंड x के, b एंड y के बीच में भी एक रेसिस्टेंस है, b एंड y के बीच में एक रेसिस्टेंस हो गया, और b एंड x के बीच में एक रेसिस्टेंस है, ये x है, तो यहाँ पर एक रेसिस्टेंस आ जाएगा, फिर इस b को ऐसा करना, ये हो जाएगा मेरे पास 5 ओम, और ये हो गया मेरे पास 4 ओम्स, ये हो गया मेरे पास 8 ओम्स, और ये हो गया मेरे पास 2 ओम्स, और ये हो गया मेरे पास 4 ओम्स। सो दिस विल बी योर इनइफेक्टिविटी। क्लियर है? इज इट क्लियर? चलो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन बेटा। अगर ये इनइफेक्टिव हो गया तो 8 एंड 4 विल बी व्हाट कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। ये दो सीरीज कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे और ये दो भी सीरीज कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे, तो कितना आ गया? 8 + 4, दिस विल बी इक्वल टू 12, दिस विल बी इक्वल टू 6। ठीक है ना? सो दोनों मिला के क्या हो जाएगा? 12, ये हो गया ऊपर 12 और ये हो गया नीचे मेरे पास 6। दिस इज टर्मिनल ए, दिस इज योर टर्मिनल बी, दोनों पैरेलल हो जाएंगे। आर इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 12 × 6 डिवाइडेड बाय 12 + 6। क्लियर है? आ गया सभी को? आर इफेक्टिव कितना आया? एम्पियर्स नहीं आएगा बेटा, ओम्स में आएगा आंसर। आर इफेक्टिव है ना? आर इफेक्टिव है ना? देखो बेटा, यहाँ से करंट गया, ये बीच वाला तो इनइफेक्टिव हो गया बिकॉज R1/R2, ये देखो R1 था, ये वाला R2 था, ये वाला R3 था और ये वाला R4 था। ठीक है ना? तो क्या R1/R2 देखो बेटा कितना हो रहा? R1 की वैल्यू कितनी? ये R1 की वैल्यू है ना, R1 की वैल्यू कितनी है? 8, और R2 की वैल्यू कितनी है? 4, और R4 की वैल्यू कितनी है? 4, और ये की वैल्यू कितनी है? 2। 4 1 जा 4 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, क्या बैलेंस्ड ब्रिज हो गया? तो मिडिल वाला इनइफेक्टिव बन जाएगा। अगर ये मिडिल वाला इनइफेक्टिव बन गया तो जितना करंट आई में 8 ओम्स में जा रहा है उतना ही करंट 4 ओम्स में जा रहा है। सो 8 एंड 4 विल बी सीरीज, isn't it? जितना करंट फिर 4 ओम्स में जा रहा है उतना ही करंट 2 ओम्स में भी जा रहा है, तो 4 and 6 will also be in series. So 8 + 4 is nothing but 12, 4 + 2 is nothing but 6. This 12 and 6 are in parallel, so R effective is 12 × 6 divided by 12 + 6. 12 6 are 12 + 6 आ गया सभी को? Any doubt to anyone? 72 divided by 8, yeah, so that will be equal to how much? 4 ohms. I hope everyone got an idea how to do the problem. चलो उसके बाद ये देखिए बेटा, इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली याद रख लीजिए। इफ each side of the cube is of resistance small r, then तो मान के चलो मैं पहले क्यूब ले रहा हूँ, शेप आने के लिए टाइम लग रहा है इसका। तो यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या, फिर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, एक क्यूब हो गया मान के चलो। सो दिस इज योर जंक्शंस। ठीक है,
और 72/8 8 नहीं हो बेटा, वो 18 है। Twelve 6 is 72. 72 divided by 18, 4. चलो इसको नेमिंग दे रहा हूँ बेटा। मान के चलो फर्स्ट सरफेस वाला, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज योर 4। और पीछे वाले जो है यहाँ पर नंबरिंग इसको दे रहा हूँ मैं बेसिकली। दिस वन इज से फॉर एग्जांपल 5, दिस वन इज 6, दिस वन इज 7 एंड दिस वन इज 8। एक क्यू है, ठीक है ना। अगर ये रेसिस्टेंस अक्रॉस 1 एंड 7 पूछा, 1 and as well as of your 7, ये diagonal क्या, resistance across your 1 and 7 will be equal to 5R divided by 6। मैं अभी प्रूफ नहीं कर रहा। resistance across your 1 and 2 any one side की अगर पूछा, that is always equals to 7R divided by 12। resistance across your 1 and 8 ऊपर के साइड में, that will be equal to 3R divided by 4। क्लियर है? 1 and 7 मतलब कौन सा हो जाएगा बेटा? This will be your body diagonal, this is your body diagonal। 7R by 12 मतलब एज, एक एज के पास मैं पूछ रहा हूँ। 3R by 12 यानी 1 to 8, 1 to 8 will be equal to what बेटा? फेज diagonal। This will be your phase diagonal। तो डायरेक्टली याद रख लीजिए, that is more than enough for us। चलिए नेक्स्ट वन इज इनफाइनाइट लैडर। लेस देन 1 मिनट है बेटा, फिर ज्वाइन कर लीजिए इमीडिएटली। ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम्स करेंगे बेटा थोड़े, पोटेंशियोमीटर थोड़ा कर लेंगे, फिर एक अदर 30-40 मिनट्स विल ट्राई टू डू द प्रॉब्लम्स। एक घंटे का क्लास है, ठीक है। आई एम डूइंग एवरीथिंग बेटा विदाउट लीविंग, इवन दो इट इज टेकिंग टाइम। चलो